हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लुसेंट जीके की महाजनपद काल के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ये महाजनपद काल जो फर्स्ट पार्ट इसका है, इसका टाइम पीरियड आपका 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। और आपको जैसे कि पता है कि हम आपको दोनों लुसेंट की बुक्स करा रहे हैं, तो ये तो हम जो लुसेंट की बुक कर रहे हैं ये क्वेश्चन आंसर वाली है, वस्तुनिष्ठ, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आंसर है। और दूसरी आपकी जो डिटेल वाली लुसेंट की बुक है जिसमें थ्योरी पार्ट दिया गया है, उसको भी हम कर रहे हैं। तो उसका हिस्ट्री वाला पार्ट में हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत कर चुके हैं हिस्ट्री और डिटेल वाली बुक में, और आधुनिक भारत चल रहा है, उसका थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर हम साथ साथ कर रहे हैं, तो आप दोनों ही प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वहाँ आपको दोनों ही लुसेंट की बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, क्योंकि अगर डिटेल वाली बुक आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर करेंगे आप इसके, तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक तरफ आपको महाजनपद दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनकी राजधानी दी गई है। आपको इन्हें मिलान करना है। पहला है गंधार। गंधार की राजधानी क्या थी? गंधार की राजधानी तक्षशिला थी उस टाइम। ठीक है, गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ऐसी सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। जो सूरसेन जनपद था इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। वत्स की राजधानी क्या थी? वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। और कौशल की राजधानी श्रीवस्ती थी। ठीक है, कौशल की राजधानी क्या थी? श्रीवस्ती थी। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ठीक है, हर्यक वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसे कुणिक के नाम से भी जाना जाता था? तो हर्यक वंश के जो अजात शत्रु थे, अजात शत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। तो अजात शत्रु को और किस नाम से जाना जाता था? कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस शासक ने गंगा एवं सोम, गंगा और जो सोन नदियां थी, गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ये स्थापना की थी उदयन ने। ठीक है, जो उदयन थे, उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी उदयन ने। ठीक है, शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 4, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण भी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता था? कालाशोक को। ठीक है, कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। और शिशुनाग वंश का ये राजा था जो कालाशोक था, ये शिशुनाग वंश का था और इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। इसके ही टाइम पीरियड में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। ठीक है, सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। और कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर एवं पोरस, जिसे पूर्व भी कहा जाता है, की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पहाड़ डाला हुआ था? ठीक है, कहाँ पर इन्होंने पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी के किनारे। ठीक है, इन्होंने जो पड़ाव डाला था वो कहाँ पर डाला हुआ था? झेलम नदी के किनारे इन्होंने पड़ाव डाला हुआ था। तो सिकंदर महान और पोरस, सिकंदर महान और पोरस, जिसे पूर्व भी कहते हैं, कि सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने
वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। किस नदी के आमने सामने पड़ाव डाला था? झेलम नदी के आमने सामने। ठीक है। किस प्रकार की मृत भांड यानी कि पाटरी जिसे बोलते हैं भारत में द्वितीय नगरीकरण और शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काल पॉलिशकृत बर्तन, जो उत्तरी काल के पॉलिशकृत बर्तन थे उनको क्या माना जाता है? मृत भांड या फिर जिसे पाटरी कहते हैं उसके नाम से भी जाना जाता है। ये द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण से प्रारंभ हुए प्रतीक थे, ये चिन्ह थे एक तरह से। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। क्वेश्चन नंबर 8, पाली ग्रंथ। पाली ग्रंथ में गांव में मुखिया को क्या कहा जाता था? जो पाली ग्रंथ थे इसमें मुखिया को क्या कहते थे? गांव में भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। गांव में मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। किसके अनुसार? पाली ग्रंथ के अनुसार। पाली ग्रंथ के अनुसार गांव में मुखिया को भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम। क्वेश्चन नंबर 9, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। ठीक है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। ठीक है। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। ठीक है। नंद वंश का संस्थापक जो था वो महापद्मानंद था। महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है। याद रखेंगे आप, नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? ठीक है। यूनानी या ग्रीक के जो लेखक थे उनके द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? तो किसे कहा गया है? घनानंद को। ठीक है। घनानंद को जो यूनानी लेखक थे इन्होंने क्या कहा है? घनानंद को इन्होंने अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज कहा है, यूनानी या ग्रीक लेखकों ने। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया। ठीक है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो था वो किसके द्वारा किया गया? वो यूनानियों के द्वारा किया गया। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में तो दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? तो प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण जो था वो यूनानियों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? यूनानियों के द्वारा हुआ था। ठीक है। तो प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों के द्वारा हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ईरान के हकमनी वंश, जो ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस सम्राट का 20वां प्रांत क्षेत्र भी बनाया था? तो किसने बनाया था इसको? कौन से प्रांत को बनाया था? डेरियम। ठीक है। डेरियम या दारबाहु फर्स्ट को, डेरियम या फिर दारबाहु फर्स्ट को। ठीक है। तो ईरानी, इसका एक बार और समझ लीजिए, ईरान थे, ईरान के हकमनी वंश थे, इनके शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। ठीक है। ये कौन थे? डेरियम या फिर जिन्हें दारबाहु फर्स्ट भी कहा जाता था।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हाई डैम्पर्स या जो हाई डैम्पर्स थे जिनका आधुनिक नाम झेलम, हाई डैम्पर्स का इनका आधुनिक नाम झेलम है, जिसका के युद्ध में 226 BC किस शासकों के बीच हुआ था? तो किस शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। ठीक है। हाईडेस्पस, नाम याद रखना आप, हाईडेस्पस या फिर वित्सता। ठीक है, हाईडेस्पस या फिर वित्सता, जिसे आधुनिक नाम आजकल जिसे झेलम के नाम से जाना जाता है। ये 332 BC में किन शासकों के बीच हुआ था ये युद्ध? तो सिकंदर और पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, नाम घुमा के दे देंगे चेंज करके तो फिर दिक्कत होगी, फिर नाम आप इसका याद रखिएगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, एक तरफ आपको शासक दिए गए हैं, दूसरी तरफ वंश दिए गए हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। ठीक है। बिंबिसार, बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित थे। जो बिंबिसार थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो ये हर्यक वंश से थे, हर्यक वंश से संबंधित थे बिंबिसार। ठीक है। कालाशोक, कालाशोक का संबंध शिशुनाग वंश से था। कालाशोक का संबंध शिशुनाग वंश से था। महापद्मानंद, महापद्मानंद का संबंध नंद वंश से था। ठीक है, महापद्मानंद का संबंध नंद वंश था। और बिंदुसार का संबंध था मौर्य वंश से। ठीक है, बिंदुसार का संबंध किससे था? मौर्य वंश से। महापद्मानंद का संबंध नंद वंश से था। कालाशोक का संबंध शिशुनाग वंश से था और बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ भी आपको सम्मिलित करने हैं। महाजनपद दिए गए हैं और आधुनिक क्षेत्र इनके दिए गए हैं, जैसे कि मगध, मगध का आधुनिक क्षेत्र अब क्या है? पटना और गया के जिले हैं यहाँ पे। ठीक है, मगध का आधुनिक क्षेत्र क्या है? पटना और गया। ऐसी वत्स, वत्स का आधुनिक क्षेत्र क्या है? इलाहाबाद। ठीक है, वत्स का आधुनिक क्षेत्र क्या है? वत्स जनपद का इलाहाबाद। और कौशल, कौशल का अवध है। ठीक है, कौशल का आधुनिक क्षेत्र क्या है? अवध है। और अवंती, अवंती का क्या है? मालवा। ठीक है, अवंती का आधुनिक क्षेत्र मालवा है। ठीक है, ये इनके महाजनपद और इनके आधुनिक क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की पहली राजधानी कौन थी? गिरिब्रज या राजगृह। ठीक है, गिरिब्रज या राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। गिरिब्रज या राजगृह, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। गिरिब्रज या राजगृह जो भी एग्जाम में आ जाए, ये मगध की पहली राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो कौन सा ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चुना था? तो ये उदयन द्वारा। ठीक है, ये उदयन थे। उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में चयनित किया था। क्वेश्चन नंबर 21, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पर है? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची है। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की क्या है? सूची है। ठीक है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो कौन सा राजा था? घनानंद। ठीक है, सॉरी, घनानंद जो था, घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। ठीक है, जो घनानंद था वो सिकंदर महान का समकालीन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था?
ठीक है। पहले मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ये 6ठी सदी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे आप, 6ठी सदी में। 6ठी सदी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। ठीक है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, सिकंदर भारत में क्यों सफल हुआ था? सिकंदर की भारत में सफल होने के क्या क्या कारण थे? तो इनके कारण थे, पहला तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। पहला कारण क्या था? क्योंकि भारत में उस टाइम कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा कारण था कि सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, क्योंकि उसके पास सेना जो थी वो श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा कारण था कि उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था। ठीक है, तीसरा कारण था कि उसे जो देशद्रोही भारतीय शासक थे उनका भी सहयोग सिकंदर को प्राप्त हुआ था। चौथा कारण है कि वह एक अच्छा प्रशासक था। ठीक है, सिकंदर महान एक अच्छा प्रशासक भी था। तो ये 4 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सिकंदर महान को भारत में सफलता प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे आपको राजा दिए गए हैं, उनके राज्य दिए गए हैं, इनको आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, प्रदोत की राजधानी, इनके राज्य क्या थे? अवंती। ठीक है, जो प्रदोत राजा थे इनका राज्य अवंती था। ठीक है, तीसरा उदयन का राज्य क्या था? उदयन का राज्य वत्स था। ठीक है, वत्स उदयन का राज्य था। सेकंड नंबर वत्स जो है वो उदयन का राज था। प्रसेनजीत का राज्य कौन सा था? कौशल। ठीक है, प्रसेनजीत का राज्य कौशल था। तो प्रसेनजीत का राज्य कौन सा था? कौशल। और अजातशत्रु का राज्य जो है वो मगध था। ठीक है, मगध जो था वो अजातशत्रु का राज्य था। क्वेश्चन नंबर 26, अभिलेखीय साक्ष्य के प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, अभिलेखीय साक्ष्य से ये बात प्रकट होती है, पता चलती है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कौन सी थी? कलिंग में। ये कहाँ पे खोदी गई थी? कलिंग में। ठीक है, कलिंग के अंदर कलिंग से ये पता चलता है कि कलिंग अभिलेख के साक्ष्य से पता चलता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। इसका नाम क्या है? कलिंग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन सा शासक था? ईरानी कौन सा ऐसा पहला शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? तो कौन सा शासक था? डेरियस। कौन सा शासक था? ये डेरियस शासक था। तो डेरियस शासक ने डेरियस जो था वो ईरानी शासक था। डेरियस पहला ऐसा ईरानी शासक था जिसने कि भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 28, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? ठीक है, जो मगध के राजा है, मगध के राजा अजातशत्रु का कि कौन सा ऐसा गणराज्य है जिसके साथ सदैव ही उनका युद्ध रहा है? तो कौन सा गणराज्य था? बज्जी संघ। ठीक है, बज्जी संघ जिसे वैशाली बोलते हैं, वैशाली ऐसा गणराज्य था जिसके साथ उनका सदैव ही युद्ध रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, बज्जी संघ या वैशाली के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने पहली बार रथ मृषल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जड़ा था तथा और महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र भी था।
नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो किसने किया था इस तरह का प्रयोग? अजातशत्रु ने। ठीक है, अजातशत्रु एक ऐसा राजा था जिसने कि वज्रसंघ या जिसे वैशाली कहते हैं, इसके विरुद्ध मगध राज में अजातशत्रु जो पहले ऐसे थे जिन्होंने रथ मृषल जिसे कि कहते हैं एक ऐसा रथ जिसमें गदा हो, ठीक है, जिसमें गदा जैसा कोई हथियार जड़ा हो, और महाशिलाकंटक का मतलब है पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र, ठीक है, नामक गुप्त हथियार उसमें मौजूद थे। इसका संबंध किससे है? अजातशत्रु से। क्वेश्चन नंबर 30, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ है। घनानंद नंद वंश का आखिरी शासक था। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? भारत में सिक्कों या मुद्रा जो है उसका प्रचलन कब हुआ था? तो 1600 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन 1600 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, इन राजाओं पे आपको विचार करने के लिए बोला गया है। तो इसका आप क्या आंसर इसका आप देंगे कि अजातशत्रु और प्रसेनजीत। ठीक है, अजातशत्रु और प्रसेनजीत का संबंध है। निम्न राजाओं पे विचार किए तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 33, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, छठी सदी ईसा पूर्व जो बड़े बड़े राज्य सामने आए हैं उनके उदय का कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जो उत्तर प्रदेश और बिहार था यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लोहे का प्रयोग होने के कारण छठी शताब्दी के दौरान इन राज्यों का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा को चिकित्सा के लिए भेजा था? ठीक है, जो बिंबिसार थे, मगध साम्राज्य के राजा जो बिंबिसार थे, इन्होंने अपने राजवैद्य को, ठीक है, अपने राजवैद्य को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो कहाँ भेजा था? इन्होंने अवंती भेजा था। ठीक है, अवंती के राजा के लिए इन्होंने चिकित्सा उपलब्ध कराई थी, अवंती के राजा के लिए भेजा था। तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को चिकित्सा के लिए कहाँ भेजा था? अवंती भेजा था। ठीक है, अवंती में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 35, किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना लिया था? ठीक है, अवंती को किसने जीत कर मगध का हिस्सा बनाया था? तो शिशुनाग, ये शिशुनाग था जिसने कि मगध को जीतकर अवंती का हिस्सा इन्होंने क्या किया था? शिशुपाल ने कि अवंती को जीतकर इन्होंने मगध का हिस्सा अवंती को बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 36, किस मगध साम्राज्य ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो अंग का विलय किसने किया था अपने राज्य में? ये बिंबिसार थे। ठीक है, बिंबिसार ने मगध में, जो बिंबिसार थे इन्होंने किसमें मिला लिया था? मगध साम्राज्य ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। तो अंग का विलय अपने राज्य में किसने किया था? बिंबिसार ने। ठीक है, बिंबिसार जो थे इन्होंने अंग को अपने राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 37, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? नहीं पर विशेष ध्यान दीजिए आप कि शिशुनाग ने कौन सा ऐसा राज्य था जिसका विलय अपने राज्य में नहीं किया था? तो काशी का विलय इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है इन्होंने किस किस राज्य का विलय किया था, तो इन्होंने शिशुनाग ने वत्स और अवंती को अपने राज्य में मिलाया था, लेकिन इन्होंने काशी को अपने राज्य में नहीं मिलाया था शिशुनाग ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। ठीक है, काशी और लिच्छवी को
अजातशत्रु ने अपने राज्य में मिला लिया था। तो काशी और लिच्छवी का विलय मगध राज्य में किया था किसने? अजातशत्रु ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान दीजिए, वरना आपको आंसर आते हुए भी आप वहां पर गलत लगा देंगे। ठीक है। तो कौन सी बात सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। इनमें जो भी आपको ये कारण दिए गए हैं सारे ही गलत हैं। ठीक है। तो सारे ही कारण इसमें गलत दिए गए हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। आप ये अपनी बुक में इस तरह क्वेश्चन कोई है तो उन्हें कट कर दीजिए, उनको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से एक का शासन था। तो किसका शासन था? नंद का शासन था। ठीक है। सिकंदर, जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया है उस समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? नंद का शासन था। ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य था? तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली उस समय कौन था? छठी शताब्दी में मगध था। ठीक है। छठी शताब्दी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य जो था वो कौन सा था? वो मगध था। ठीक है। मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य था छठी शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में जाना जाता है? ठीक है। तो ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन नंबर आपसे 42 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो किस किस को माना जाता है? एक तो आपका खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ था इस टाइम। ठीक है। खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ था इस समय, और अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का भी प्रचार हुआ था। ठीक है। दूसरा भी सही है कि जो अभिलेख थे, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का भी प्रचार हुआ था इस समय। तीसरा, ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का प्रचार हुआ था। जो ईरानी थे, ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का भी प्रचार इस टाइम में हुआ था। तो तीसरा भी सही है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ था। अब घंटा आकार की गुंबज कला का भी प्रचार इस टाइम में हुआ था। तो फोर्थ भी सही है। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति हुई थी। ठीक है। और पांचवा भी सही है कि इस समय स्त्री अंगरक्षकों को भी नियुक्त किया गया था भारत पर ईरानी आक्रमण के समय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? नहीं पर विशेष जोर दीजिए आप, नहीं था। तो कौन सा नहीं था? उत्तर भारत को यूनान की, जो उत्तर भारत था वहां पर यूनान की रियासत बनाना, ये कारण नहीं था। ठीक है। ये वाला नहीं था। बाकी क्या क्या कारण थे वो भी आप देख लीजिए कि पहला तो इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया था। ठीक है। भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को करवाया था, इसने स्थापित करवाया था। दूसरा था, आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया था। तीसरा था, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। तो ये तीन कारण तो आपके सही हैं, लेकिन जो नहीं सही है वो आपका चौथा कारण है जो कि गलत है। सिकंदर के आक्रमण के विषय में तीसरा गलत है, बाकी तीन जो सही है। 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कौन सा ऐसा राज्य था जिसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी?
ठीक है, तो कौन सा ऐसा राज था? मगध। मगध ऐसा राज था जिसमें कि गणतांत्रिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था नहीं थी। गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी अगर किस राज्य में पूछा जाता है तो कपिलवस्तु में थी, वैशाली में थी, और वैशाली के लिच्छवी में थी, और कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, लेकिन मगध में नहीं थी। मगध में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? किसे सेनिया जो कि नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ये बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार जो थे ये स्थायी सेना को रखते थे। ठीक है, बिंबिसार ने स्थायी सेना को रखने का प्रचलन चलाया था, तो बिंबिसार स्थायी सेना रखते थे। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो उग्रसेन किसे कहा जाता था जो कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? उग्रसेन का मतलब है भयानक सेना का स्वामी। ये महापद्मानंद को कहा जाता था। ठीक है, महापद्मानंद जो था इसे कहा जाता था, काफी अत्याचारी टाइप का राजा था, तो इसे कहा जाता था उग्रसेन। ठीक है, उग्रसेन जो कि भयानक सेना का स्वामी। क्वेश्चन नंबर 47, डेरियम फर्स्ट ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षेत्र यानी कि प्रांत बनाया था। इसने कितना राजस्व प्राप्त किया था? तो कितना राजस्व इसने प्राप्त किया था? 360 टैलेंट। ठीक है, 360 टैलेंट इसने राजस्व प्राप्त किया था। इसका नाम आप याद रखेंगे डेरियम, जिसे या दारबाहु भी कहा जाता है, जिसे दारबाहु भी कहते हैं। दारबाहु फर्स्ट या डेरियम ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षेत्र या प्रांत बनाया था। ठीक है, और इसने कितना राजस्व प्राप्त किया था? तो 360 टैलेंट राजस्व इसने प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नहीं पर विशेष जोर दीजिए आप। कौन सा नहीं था इतिहासकार जो सिकंदर के साथ भारत आया था? हेरोडोट्स जो थे ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि सिकंदर के साथ भारत कौन कौन आया था, तो सिकंदर के साथ भारत आने वाले कौन कौन से राजा, कौन कौन से थे इतिहासकार? तो नियाकर्स, ठीक है, नियाकर्स थे, एरिस्टोबुल्स भी थे जिनके साथ आए थे, नियाकर्स भी थे, और इनके साथ आने वाले जो थर्ड थे एनासिक्रिटिस भी थे। एनासिक्रिटिस भी इनके साथ भारत आए थे, लेकिन हेरोडोट्स इनके साथ भारत नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर 49, महाजनपद काल में क्षेत्रियों के संचालक को कहा जाता है? श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है? श्रेणियों के संचालक को महाजनपद में श्रेष्ठिन कहा जाता है। ठीक है, श्रेष्ठिन कहा जाता है। श्रेष्ठिन किसको कहा जाता है? श्रेणियों के संचालक को महाजनपद में कहा जाता था। गृहपति का क्या अर्थ है? 50 क्वेश्चन नंबर 50 गृहपति का अर्थ है धनी किसान। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान। ठीक है, गृहपति का अर्थ है धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ आपको सूची 1 और 2 दी है जिसको आपको मिलान करना है। ठीक है, अष्टकुलन का संबंध किससे है? अष्टकुलन का संबंध है परामर्शदायी संस्था। जो परामर्शदायी संस्था होती थी उसे क्या कहते थे? अष्टकुलन कहा जाता था। ठीक है, अष्टकुलन किसे कहा जाता था? ऐसी संस्था को जो कि परामर्श सलाह दिया करती थी। महामात्र किसको कहते थे? उच्च कोटि के अधिकारी को।
उच्च कोटि के अधिकारी को क्या कहा जाता था? महामात्र कहा जाता था। ठीक है, उच्च कोटि के अधिकारी को महामात्र कहा जाता था। बलिसाधक, बलिसाधक किसको कहते थे? किसान से कर वसूलने वाला अधिकारी, जो ऐसा अधिकारी जो किसान से कर वसूलता था उसे बलिसाधक कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा सौल्किन, सौल्किन या शुल्काध्यक्ष। सौल्किन या शुल्काध्यक्ष का मतलब क्या है? शिल्पियों व व्यापारियों के, जो शिल्पियों या व्यापारियों से जो शुल्क लेते थे, शुल्क या चुंगी वसूल करने वाले जो अधिकारी थे उन्हें सौल्किन कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज आरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं उसी कर्ण वंश में अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऐसा कौन सा शासक था जिसने राज्य के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और वो खुद भी अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया? अजातशत्रु था। ठीक है, अजातशत्रु ने राज्य के लिए, राज आरोहण के लिए, राज्य को हड़पने के लिए अपने पिता की हत्या की थी और इसी कारण वंश के मतलब इसी के पुत्र ने भी इसकी हत्या कर दी थी, अजातशत्रु की। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ था, किसने किया था? लिच्छवी ने किया था। ठीक है, लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें आपको मिलान करना है, महाजनपद दिए गए हैं और राजधानी दी गई है। ठीक है, तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। पांचाल, पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। अहिछत्र जो थी वो पांचाल की राजधानी थी। अहिछत्र किसकी राजधानी थी? पांचाल की। कौशल, कौशल किसकी राजधानी थी? साकेत की। ठीक है, साकेत की राजधानी कौशल थी। ठीक है, कौशल किसकी राजधानी थी? साकेत की। वत्स, वत्स की राजधानी, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो बौद्ध ग्रंथ जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन से बौद्ध ग्रंथ से मिलता है? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है इससे 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किससे मिलता है? अंगुत्तर निकाय से, और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये लास्ट है, निम्नलिखित में से एक मगध सम्राट की राजधानी नहीं है। नहीं शब्द पर बार बार मैं बोलती हूँ कि आप ध्यान दीजिए, नहीं है मगध सम्राट, मगध सम्राट की राजधानी नहीं है। तो कौन सी राजधानी इसमें मगध साम्राज्य की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कौशाम्बी नहीं है। ठीक है, और कौन कौन सी हैं अगर होने की बात पूछी जाती है तो राजगृह भी है, गिरिब्रज थी। ठीक है, गिरिब्रज भी थी, राजगृह भी थी और पाटलिपुत्र भी थी। मगध की बात हो रही है, मगध साम्राज्य की राजधानियों की, लेकिन कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपके खत्म होते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम ये धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड करेंगे क्वेश्चन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।